ॐ श्री परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। और यह जातकम ग्रंथ आचार्य वराह मिहिर द्वारा विरचित यह ग्रंथ का प्रक्रम में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। राशि प्रभेदाध्याय प्रथम अध्याय में ही अभी हम लोग हैं। पूर्व के पाठ में हम बहुत सारे अलग अलग विविध तत्वों का श्रवण कर चुके हैं। जातक ग्रंथ है, अति दिव्य तत्वों का निरूपण किए हैं आचार्य। नवम श्लोक पर्यंत का पाठ हो चुका है। यद्यपि फिर भी हम अष्टम और नवम श्लोक को यहाँ थोड़ा सा सिंहावलोकनवत कल के पाठ में जो लोग नहीं समझ पाए हैं उन लोगों के निमित्त 2 मिनट में बताते हुए आगे की पाठ की ओर बढ़ते हैं। अष्टम श्लोक यद्यपि कल का ही पाठ था और नवम श्लोक भी, फिर भी उसी को लेते हुए हम चलेंगे। क्रियतावुरी जितु मकुलीर लेय पाथो न जूक कौरप्याख्याः तौक्षिक आकु केरो हृद्रोगः च अंत्यभम च इत्थम। इस प्रकार से 12 राशियों के पर्यायवाचक नाम को यहाँ गिनाया है। वस्तुतः ये जो नाम यहाँ पर पर्यायवाचक के रूप में ले रहे हैं आचार्य वराह मिहिर, ये फारसी इत्यादि शब्दों से जो है उन आयातित शब्द हैं, संस्कृत में आयातित शब्द हैं। उनके यहाँ पर ये अति प्रसिद्ध होने के कारण से उसको यहाँ पर लिया जा रहा है। हाँ, तो मेष के निमित्त क्रिय शब्द का प्रयोग किया। क्रिय का मतलब मेष, ताबुरी मतलब वृष, जितुम मतलब मिथुन, कुलीर कर्कट, लेय सिंह, पाथोन कन्या, जुकः तुला, कौरपी वृश्चिक, तौक्षिक धनुराशि, आकोकेर मकर राशि के निमित्त प्रयोग किया शब्द है। और हृद्रोगः कुंभ के निमित्त और अंत्यभ मीन को कहा जाता है। तो इसमें से कुछ शब्द आयातित भी हैं अन्य भाषाओं से। तो 12 राशियों के नाम, 12 राशियों की संज्ञा का यहाँ प्रकथन किया आचार्य वराह मिहिर ने इस अष्टम श्लोक में। फिर आगे ये पाठ हम लोग श्रवण कर चुके हैं। फिर आगे नवम श्लोक को भी हमने श्रवण किया था, समझा था कल के पाठ में। षड वर्ग के निमित्त, षड वर्ग किसको कहा जाता है, कौन कौन होते हैं, तो ये बताया था। दृक्काण षड वर्ग में 6 होते हैं। तो उसमें से कौन कौन है, एक तो दृष्काण कुंडली, दूसरा होरा, तीसरा नवभाग संज्ञा मतलब नवमांश कुंडली। दृष्काण कुंडली जो होता है वह एक जो 30 अंश होता है ग्रह, एक राशि का मान 30 अंश, उसी को 3 भाग कर देंगे तो वह दृष्काण कुंडली होता है। और होरा जो है राश्यर्धम राशि के आधा भाग को 15-15 अंश का होता है। नवभाग उसी 30 अंश को ही, 30 अंश बराबर एक राशि, उसी एक राशि को यदि नवभाग कर दिया तो नवांश होता है, संज्ञा उसी का नाम है। और त्रिंशांश का 30 अंश करने पर त्रिंशांश कुंडली बनता है। द्वादश संगीता, फिर द्वादश जो है 12 भाग कर देंगे 30 अंश को ही, तो जो है यह द्वादशांश कुंडली बनता है। फिर क्षेत्रम कह करके यहाँ पर एक और, यहाँ पर हालांकि हमने कल यहाँ पर यस्य यद क्षेत्रम ऐसा मैंने अर्थ किया था, जो थोड़ा सा उचित नहीं प्रतीत हुआ, क्योंकि उसको लेंगे तभी जाकर के षडवर्ग की पूर्ति होगी। इसलिए क्षेत्र का तात्पर्य है तो जिस राशि का जो मतलब जिस ग्रह का जो राशि है, अर्थात लग्न कुंडली को भी लेना है या राशि कुंडली को लीजिए, लग्न या राशि कुंडली जो भी हो, ठीक है ना। तो उस लग्न कुंडली, दृष्काण कुंडली, होरा, ये 3 हो गए। नवांश कुंडली, त्रिंशांश और द्वादशांश,
इन 100 को मिला करके षड्वर्ग होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यस्य यत्, जिसका जो है, जिसका जो घर है, स्थान है, तो स तस्य वर्ग, उसके लिए वही वर्ग कहलाता है। इस तरह से ये वर्णन किया गया। फिर होरा इति लग्नम भवनस्य च अर्धम, लग्न के अर्धभाग या भवनस्य मतलब राशि के अर्धभाग को होरा नाम से कहा जाता है। इस तरह से ये बताया गया। ये पाठ जो है कल के प्रसंग में हो चुका है। तो आज हमने इसको एक अवलोकनवत इसको हमने स्मरण किया। अब आगे हम 10वें श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं। आचार्य वराहमिहिर इस राशि प्रभेदाध्याय के इस 10वें श्लोक को वसंत तिलक छंद में प्रस्तुत करते हैं। और इसमें जो है राशियां जो है, एक तो दिन वाली है कि रात्रि वाली है, पृष्ठोदय है कि शीर्षोदय है, इसका यहाँ पर उल्लेख करते हैं इस श्लोक में। इसका आगे बहुत बड़ा प्रयोजन भी है, क्योंकि जो भी होता है भाई बिना प्रयोजन और उद्देश्य का कुछ नहीं रखा जाता है, कुछ कहा नहीं जाता है। तो यहाँ जो ये कह रहे हैं कि भाई पृष्ठोदय और शीर्षोदय ये सब क्यों रख रहे हैं, तो यहाँ इसका प्रयोजन को आगे बताएंगे, उसको भी हम लोग श्रवण करेंगे। पहले हम कौन कौन से राशियाँ जो है दिन वाली हैं, रात्रि वाली हैं, और जो है फिर पृष्ठोदय हैं या शीर्षोदय हैं, इसको भी हम समझेंगे यहाँ पर इस श्लोक से। वसंत तिलक छंद में यह श्लोक प्रस्तुत है। गोजा स्वीकर की मिथुना समृगा निशाख्या, पृष्ठोदया विमिथुना कथितास्तैव, शीर्षोदया दिनबलाश्च भवन्ति शेषा, लग्नं समेत्युभयतः पृथुरोमयुग्मम्। कह रहे हैं कि भाई गो, अज, अश्वी, कर्की, मिथुन, समृगा, ये जो है समृगा का मतलब है मृगेन सहिता समृगा, अर्थात मृग कहते हैं, मृगास्य नाम है। अगर नक्षत्र के प्रसंग में यदि मृग नाम आएगा तो मृगशिरा को बताता है मृग शब्द, किंतु यहाँ मृग शब्द जो है मृगास्य को बता रहा है, अर्थात मकर राशि का नाम है मृगास्य, जिसका मुंह केवल मृग का रहता है, बाकी शरीर मगरमच्छ का रहता है, इसलिए मृग का मतलब मकर राशि। ये जो है निशाख्या अर्थात रात्रिवली जो है, रात्रिबल संज्ञा इनका है, रात्रिवली ये राशियां हैं। कौन कौन, तो गो से वृष राशि, अज से मेष राशि, अर्थात वृष, मेष और अश्वी का मतलब है धनु राशि। क्योंकि धनु राशि के चिन्ह को आप लोग देखिए तो जो है पुरुष आधा भाग तक है धनुष बाण को हाथ में लिया हुआ, किंतु जो है पीछे की तरफ का जो भाग है पूरा जो है घोड़े का, वहां पर शरीर पूरा है, केवल सिर नहीं है। सिर के जगह पर मनुष्य है, बाकी जगह पर घोड़ा है, इसलिए अश्वी का तात्पर्य है अश्वधारी पुरुष, अश्ववान पुरुष, अश्वयुक्त व्यक्ति है कि नहीं। तो इसलिए वह किस राशि में चिन्ह है ऐसा, तो धनु राशि में, तो इसलिए अश्वी से यहाँ पर धनु राशि। कर्की मतलब कर्कट, और मिथुन राशि भी जो है वह निशाख्या रात्रि बली है। ठीक है, मिथुन राशि भी क्या है, निशाख्या अर्थात रात्रि बली है। किंतु ध्यान रखना, पृष्ठोदया एते कथितास्त एव, ते एव राशय, वे ही राशियां पृष्ठोदया कथिता, उन्हीं को पृष्ठोदय भी कहा जाता है। किंतु ध्यान रखना, विमिथुना विगता रहिता, अर्थात विगत रहित, मिथुन को छोड़ करके यहाँ पर कितने गिना दिए गए थे भाई, मेष, वृष, धनु, कर्क, मकर, 5 और मिथुन को लेकर के 6 राशियां थी जो है निशाख्या अर्थात रात्रि बली। ठीक है, रात्रि बली 6 राशियां थी, किंतु उनमें से मिथुन राशि को छोड़ करके शेष जो 5 राशियां हैं वो वृष, अज, मेष, अश्वी मतलब धनु, कर्कट और 10वां राशि मकर राशि, इतने राशियां जो है वो पीठ पीछे से उदय होते हैं, इसलिए इनका नाम जो है पृष्ठोदय इनका संज्ञा है। ठीक है, पृष्ठोदय संज्ञा है। पृष्ठोदय में कहीं यात्रा इत्यादि हो जाए या जो भी हो जाए तो कार्य जल्दी से सिद्ध नहीं होता, ध्यान रखना, इसका प्रयोजन यही है। पृष्ठोदय विफलता बलविद द्रवस्स, ऐसा कहा गया है।
तो पृष्ठोदय में अगर कोई कार्य आरंभ हुआ है, कहीं कुछ लोग पूछ देते हैं ना, भाई हमारा कार्य सिद्ध होगा कि नहीं, हम यात्रा करने जा रहे हैं, तो पृष्ठोदय राशि अगर लग्न में आ जाए, पृष्ठोदय राशि में या तो चंद्रमा पृष्ठोदय राशि में जाके बैठा हुआ उस समय का, तो जो है कार्य सिद्धि में वहां पर थोड़ा सा शोचनीय हो जाता है। तो इसका जो है अन्य जो है विलोम जन्म इत्यादि के प्रसंग में भी जो है रात्रि बलि दिन बलि को देखते हुए भाई ये जो है आगे जो है बियोनि जन्माध्याय कह करके यहाँ पर आचार्य वराह मिहिर एक अध्याय का प्रकल्प ही शुरुआत करने वाले हैं, करेंगे आगे, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां पर जो है इस योग में मनुष्य जन्म लेता है या चतुष्पाद जन्म लेता है या कोई पक्षी जन्म लेता है या मृग सरीसृप क्या जन्म लिया है, इसका भी निर्धारण जो है शीर्षोदय पृष्ठोदय को देखते हुए करते हैं। कभी कभी जुड़वा संतान का योग बन जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तो कैसे समय में गर्भाधान होने से जुड़वे संतान बन सकते हैं, इसका भी सब जो है वहां पर रहस्य उद्घाटन करेंगे। और यह जो है सब जो है पृष्ठोदय और शीर्षोदय के बेस पर ही फलित होगा। अर्थात पृष्ठोदय शीर्षोदय दिन बलि रात्रि बलि अगर समझे रहेंगे तो ही हम आगे जो है वहां पर आगे जो है हम फलित को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए इस पाठ को एकदम ध्यान से श्रवण करिएगा, इसको बिल्कुल हृदय में बिठा लीजिएगा कि भाई मेष वृष मिथुन कर्कट और मकर इतने जो हैं ये जो है निशाख्या अर्थात रात्रि बलि भी हैं और पृष्ठोदय राशियां भी हैं, क्योंकि विमुथुना कहकर के मिथुन को अलग कर दिया है ना, इसलिए मिथुन की चर्चा हम करेंगे। मिथुन जो है वह निशाख्या रात्रि बलि तो है किंतु वह पृष्ठोदय न होकर के शीर्षोदय है, क्योंकि आगे कह रहा है पंक्ति शीर्षोदया दिन बलाश्च भवन्ति शेषा। शेष जो बचे हुए ग्रह हैं, शेष जो बचे हुए जो राशियां हैं वे दिन बली होते हैं। अब कौन कौन से बच गए, क्योंकि मेष वृष मिथुन और कर्क तो निशाख्या रात्रि बलि में जा चुके हैं 4। अब दिन बलि में जो है सिंह कन्या तुला वृश्चिक फिर कुंभ, यहाँ कुंभ ही नहीं मीन भी, क्योंकि कुंभ मीन ये जो है रात्रि बलि ये दिन बलि है, ये सबके सब शेषा जो बचे हुए हैं सबके सब दिन बलि होते हैं। दिन बलि मेष वृष मिथुन कर्क तो छोड़ दिए, रात्रि बलि में चले गए, बाकी सिंह से लेकर के सिंह कन्या तुला वृश्चिक 4 लगातार जाना, फिर बाकी धनु और मकर को तो ले ही लिया था रात्रि बलि में, इसलिए कुंभ और मीन बाकी बचे हुए 2, तो ये दिन बलि होते हैं। और साथ में शीर्षोदय अर्थात शीर्षोदय सिर से उदित होने वाले ग्रह हैं, इसलिए शीर्षोदय भी होते हैं, ये पृष्ठोदय नहीं होते हैं। मिथुन भी इधर ही आ जाएगा। मीन को क्यों छोड़ रहे हैं शीर्षोदय में, मीन भी तो शीर्षोदय है, कोई पूछ सकता है मीन भी ले सकते हैं, तो कह रहे नहीं मृग को नहीं लेना, मीन को नहीं लेना। क्यों, क्योंकि वह पृथुरोम युग्मम यह जो है मीन जो है वह क्या करता है कि भाई युग्म जुड़वा है मीन, ये कई मीन नहीं है मीन राशि में। 2 जो है पृथुरोमा मत्स्य, पृथुरोमा कहते हैं मत्स्य को, मछली को, बड़े बड़े रोए होते हैं, तो पृथुरोमा मत्स्य तद युग्मम मत्स्य द्वयम, उसका जो युग्म मतलब 2 मछलियां वे मीन जो राशि जो है स उभयतः पृष्ठ शीर्षाभ्याम लग्नम समेत्या आगच्छति, ये दोनों के दोनों लग्न की तरफ आते हैं जो है पृष्ठोदय और शीर्षोदय होकर के, क्योंकि दोनों के दोनों तरफ सर सिर हैं, पूछ की तरफ दोनों का पूछ भी है और सिर भी, इसलिए उभयोदय इसको बोलेंगे। उभयोदय कहिए या शीर्ष पृष्ठोदय कहिए, एक ही बात है। इसलिए कह रहे हैं पृथुरोम युग्मम अर्थात जो जुड़वा मछलियां हैं मीन राशि में, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों जो हैं लग्नम उभयतः समेति, दोनों लग्न की ओर जो है उभयतः अर्थात पृष्ठोदय होकर के और लग्न शीर्षोदय होकर के लग्न की तरफ मुड़े हुए हैं, इसलिए जो है इसको उभयोदय कहेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा बेरी कटिंग कर लीजिएगा, हम यहाँ पर आप लोगों के समक्ष में जो क्या कर रहे हैं स्क्रीन शेयर कर देते हैं, ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक चार्ट यहाँ पर दिख जाएगा, जिनको दिख गया, सब लोगों को दिख गया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, यहाँ एक चार्ट भी दिया गया है, देखिए मेष वृष धनु मकर कर्क मकर ये पृष्ठोदय हैं और रात्रि बलि है। ऊपर श्लोक में हम लोग इसको समझ चुके हैं और यहाँ पर आप चार्ट देख करके इसको समझ लीजिएगा।
फिर बाकी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ ये जो है शीर्षोदय हैं और दिनबली होते हैं। और मिथुन राशि को जो है वो शीर्षोदय के इधर आ गया और रात्रि बली में तो था ही, रात्रि बली के क्रम में उसको भी गणना किया गया था। गो, अज, अश्वी, कर की मिथुना में आ गया था, वो निशाख्या मतलब रात्रि बली है, बाकी शीर्षोदय है मिथुन राशि। किंतु मीन जो है वह दिन बली में आ गया था। शीर्षोदया दिन बलास्त भवंती शेषा, शेष के जो है जगह पर, शेष के स्थान पर मीन भी आ गया था दिन बली में। किंतु जो है वह उभयतः लग्नम समेति अतएव पृथुरोम युग्मम, अर्थात जो जुड़वा मछली है अर्थात मीन राशि जो है वह क्या है, तो वह उभयोदय है। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, पृष्ठोदय भी नहीं बोलेंगे और केवल शीर्षोदय भी नहीं बोलेंगे। अगर बोलना होगा तो शीर्ष पृष्ठोदय बोलिए या फिर उभयोदय बोलिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दिनबली, रात्रिबली कौन कौन से राशियां होते हैं ये समझ गए हम, और कौन कौन से राशियां शीर्षोदय पृष्ठोदय होते हैं ये समझ गए। और एक ही मीन राशि ऐसा है जो क्या है, उभयोदय है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, 5 राशियां पृष्ठोदय और रात्रि बली है और 5 राशियां शीर्षोदय और दिन बली है। मेष, वृष और कर्क, धनु और मकर, ये जो 5 राशियां रात्रि बली भी है और पृष्ठोदय भी है। और 5 राशियां दिन बली और शीर्षोदय कौन कौन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक के 4 लगातार और एक 11वां नंबर का राशि कुंभ, ये शीर्षोदय और दिन बली। बाकी जो 2 राशियां जो बचे हैं मिथुन और मीन, इनमें से थोड़ा विवेक कर लीजिएगा। मिथुन जो है वह रात्रि बली होने के साथ साथ शीर्षोदय राशि है और मीन राशि जो है वह दिन बली होकर के उभयोदय राशि है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसमें किसी को संदेह हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे हमारा जो है 11वां नंबर का श्लोक आगे है। इसमें बहुत सारी बातों को जो है रखा है आचार्य ने, एक ही श्लोक में बहुत सारी चीजों को रख देते हैं। यही जो है आचार्य वराह मिहिर की एक जो है खासियत है, इनकी यही विशेषता है। इसलिए भी जो है अन्य आचार्यों की अपेक्षा इनका जो है अलग महत्व है। आचार्य वराह मिहिर इसलिए जो है, जिस तरह से अन्य हजारों लाखों नक्षत्रों के बीच में जिस तरह से चंद्रमा प्रकाशित होता है, उद्भासित होता है, उसी तरह से आचार्य वराह मिहिर ज्योतिष शास्त्र के इस ज्योतिष शास्त्र रूपी नभमंडल में जो है चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे हैं। उनका नाम आदर से लिया जाता है। ठीक है, मंदाक्रांता छंद में ये प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर इस श्लोक में सर्वप्रथम तो स्त्री पुरुष का विभाग किया और उसमें भी पहले पंक्ति में आगे क्रूर सौम्य कह करके क्रूर राशियां, सौम्य राशियां ये विभाग किया गया। फिर स्त्री पुरुष राशि का विभाग किया, फिर चर स्थिर द्विस्वभाव राशियों का विभाग किया। इसका भी अपना अपना स्वयं का प्रयोजन है। ठीक है ना। और फिर आगे कौन कौन दिशा के कौन कौन राशियां अधिपति होते हैं, पूर्वादि, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के अधिपति 12 राशियां होते हैं, इसको भी गिना दिया गया इसी पंक्ति में, इसी एक ही श्लोक में। फिर आगे होरा और दृष्टिकाण के अधिपति के विभाग को भी यहाँ पर समझा दिया इसी एक ही श्लोक में। समझ लीजिए कितना बड़ा जो है एक ही चीज में जो है, एक सूत्र में जिस तरह से बहुत सारी चीजों को भरा जाता है, उसी तरह से सूत्रात्मक श्लोक है इनका। ठीक है, यद्यपि पद्यात्मक श्लोक है, मंदाक्रांत छंदात्मक है, छंद में लिखा गया है, किंतु सूत्र स्वरूप आप समझेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब हम श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर श्लोक प्रस्तुत है। क्रूरः सौम्य पुरुष वनिते ते चराग द्विदेहाः प्रागादिशाः क्रियवृष नृयुक् कर्कटाः सत्रिकोणाः मार्तण्डेन्दो रयुजिर्समभे चन्द्रभान्वस्सहोरे दृक्काणः स्युः स्वभवनसुतस्त्रित्रिकोणाधिपानाम् दृक्काणः स्युः स्वभवनसुतस्त्रित्रिकोणाधिपानाम्। तो कह रहे हैं भाई यहाँ मेषादि राशियों के क्रम से आपको क्रूर राशि, सौम्य राशि का विभाग करना है। तो कैसे समझेंगे कौन राशि क्रूर और कौन राशि सौम्य है? तो आप समझेंगे जितने भी विषम राशियां हैं ये सब के सब क्रूर हैं और सम राशियां जितने भी हैं सबके सब सौम्य हैं। इसका तात्पर्य हुआ
क्रूर सौम्य क्रूर सम्य करते जाइए, हो जाएगा अपने आप। अर्थात मेष वृष मिथुन कर्कट इसी तरह से आएगा। तो मेष मिथुन सिंह तुला और इसी तरह से धनु और कुंभ, ये जो है विषम राशियां जितने हैं सब के सब क्रूर राशियां हैं, क्रूर थोड़ा सा कठोर। और सौम्य राशियां कौन है? तो कह रहे हैं सम राशियां सौम्य राशियां हैं। अर्थात वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि। और इसी तरह से पुरुष वनिता, इनको पुरुष वनिते मतलब दो वचन। तो पुस्त्री 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 करते चले जाइए। जितने भी विषम राशियां हैं सब पुरुष संज्ञक हैं। और स्त्री जो है सौम्य राशियां अर्थात जो सम राशियां हैं वे सब के सब वनिता अर्थात स्त्री संज्ञक राशियां हैं। इसका प्रयोजन यही है कि अगर लग्न भी क्रूर हो और राशि भी क्रूर हो, कहने का मतलब विषम हो, तो स्त्री होता हुआ भी व्यक्ति वह जातक पुरुषोचित स्वभाव से युक्त रहेगा। थोड़ा सा क्रूरता रहेगा उसमें, शौर्यता, वीरता, तेजस्विता। किंतु कोई पुरुष होता हुआ भी उसका लग्न भी सम पड़ जाए, राशि भी सम हो, तो सौम्य स्वभाव का होगा, शांत स्वभाव का होगा, थोड़ा सा इमोशनल टाइप का। और इसके साथ साथ वनिता, स्त्रियोचित स्वभाव उसमें रहेंगे। यदि कन्या का ही यदि लग्न भी सम हो और राशि भी सम हो तो कन्या उचित स्त्रियोचित गुण उसमें भरे हुए रहेंगे। बहुत बड़ा फल है, इसलिए आपके फलित में सब काम आएंगे पग पग पर। इसलिए ध्यान से इसको नोट करना, याद कर जाना। अगर आपको ज्योतिष शास्त्र में यदि अच्छी तरह से पकड़ बनाना है तो आपको बिल्कुल इसको कंठस्थ ही नहीं करना, फिर उसको प्रैक्टिकल घटा घटा करके भी देखना। कम से कम 8-10 कुंडली आप देखेंगे तुरंत, ये प्रत्येक दिन नहीं तो 2-4 कुंडली भी देखते जाएंगे तो आपको अपने आप अनुभव होगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से एक तो क्रूर संयम समझ गए, फिर पुरुष और स्त्री संज्ञक राशियां भी हम समझ गए। जितने भी विषम राशियां हैं सब पुरुष संज्ञक, सम राशियां स्त्री संज्ञक। और ते वे ही राशियां चराग द्विदेहा, सर प्रथम नंबर का अर्थात मेष चर राशि हो गया। फिर वे ही राशियां क्रमशः चर अगह, अगह का मतलब न गच्छति इति, अगह तो स्थिर राशि। और द्विदेह का मतलब है द्विस्वभाव वाला राशि। तो इस तरह से यहाँ से मेषादि के क्रम से घुमाते रहना उन्हीं को। मेष वृष मिथुन एक चक्कर लगा दी, फिर कर्क सिंह कन्या दूसरा चक्कर लगा दिए, फिर तुला वृश्चिक धनु तीसरा चक्कर लगा दिए, फिर चौथा चक्कर लगा देंगे मकर कुंभ मीन। तो इसी तरह से इसी क्रम से चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव और चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव कर देंगे तो अपने आप परिपूर्ण हो जाएगा 4-3-12 राशियों का। इसी तरह से चर स्थिर द्विस्वभाव समझना। तो चर राशियां कौन कौन से हो गए? मेष राशि चर हो गया, कर्क राशि 1, 4, 7, 10 इतने राशियां जो हैं, 1 नंबर का, चौथा नंबर का, 7वें नंबर का तुला और 10वां नंबर का मकर, ये चर राशियां हो गए। और 2 नंबर का अर्थात वृष राशि, 5 नंबर का 2, 5, 2, 5, 8 और 11, 2, 5, 8, 11, 2 नंबर का वृष और 5 नंबर का सिंह और 8वां नंबर का वृश्चिक और जो है कुंभ राशि 11वां नंबर का। ये जो है स्थिर राशियां हैं। आगे बाकी जो है उसके आगे वाले जो है द्विस्वभाव वाले हैं, द्विदेह अर्थात 3 से 9, 12। 3 नंबर का मिथुन, 6 नंबर का कन्या और 9 नंबर का धनु और 12वें नंबर का मीन राशि। इतने राशियां जो हैं क्या हैं? ये द्विस्वभाव वाले राशियां हैं। 2 प्रकार के मिश्रित स्वभाव वाले होने के कारण से इसका प्रयोजन जो है आगे इन्होंने कहा है भाई चर राशि सु जाता है, चर स्वभाव, चर राशियों में होने वाले थोड़े से चर स्वभाव के, चंचल स्वभाव के होते हैं। स्थिर राशियों में जो होते हैं उत्पन्न वे लोग स्थिर स्वभाव वाले होते हैं, स्थिरता पूर्वक कोई भी काम करने में विश्वास करने वाले। और द्विस्वभावेषु मिश्र स्वभावा भवन्ति, द्विस्वभाव राशियों में जो उत्पन्न होते हैं ऐसे लोग जो होते हैं या तो चंचल हो जाए तो चंचल के चंचल खूब चंचल होते रहेंगे बढ़िया से, अगर स्थिर हो गए तो उनको बिल्कुल कोई हिला भी नहीं पाएगा।
लगेंगे कि भाई इनसे बड़ा स्थिर कोई नहीं है, स्थिर स्वभाव वाले, शांत स्वभाव वाले। कभी शांत भी हो जाते हैं, परम शांत, अब कभी चंचल होते हैं तो परम चंचल हो जाते हैं, तो मिश्रित स्वभाव वाले रहते हैं। तथा तो सत्य है, ऐसा टीकाकार भट्टोत्पली जो है, भट्टोत्पली में उल्लेख किया गया है। आगे फिर यहाँ ये तो हम समझ गए चर स्थिर द्वैत स्वभाव। बाकी जो है यही राशियां जो हैं पूर्व आदि दिशाओं के अधिपति भी होते हैं। प्रागाद ईसा, प्राग आदि ईसा अर्थात प्राग मतलब पूर्वादि दिशाओं के अधिपति भी, ईसा मतलब अधिपतयः, एते एव राशयः भवन्ति, यही राशियां होते हैं प्रागादि अर्थात प्राग आदि पूर्वादि दिशाओं के स्वामी भी। किस क्रम से होते हैं तो कह रहे हैं क्रिय वृष नृयुक कर्कटाः, इस क्रम से होते हैं। अर्थात मेष वृष मिथुन कर्कट अर्थात पूर्व दिशा का स्वामी मेष, और वृष राशि जो है वह दक्षिण दिशा का, और पश्चिम दिशा का स्वामी मिथुन हो गया, कर्कट जो है उत्तर दिशा का स्वामी। इस तरह से फिर घुमाइए उसको, कह रहे हैं सत्रिकोणा, उसको 3 बार घुमाना है भैया, अर्थात त्रिकोण सहित, अर्थात त्रिकोण त्रिकोण करते अर्थात उसको 3 बार घुमाना है, या तो उसको त्रिकोण में रखते हुए। किस तरह से भाई 3-3 का बनाइए जुड़वा, 3-3 का जोड़ा बनाइए, तो फिर सिंह राशि 1 2 3 4 को पूर्वादि के क्रम से हमने रख दिया, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर, इस क्रम से रखना, ध्यान रखना। मेष वृष मिथुन कर्क को रख दिया इस तरह से, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर। फिर हम रखेंगे दूसरे क्रम में, फिर दूसरे क्रम में कैसे रखेंगे, दूसरे क्रम में फिर सिंह कन्या तुला वृश्चिक, इसको सिंह को पूर्व में, कन्या को दक्षिण में, तुला को पश्चिम में और वृश्चिक को उत्तर में रख देंगे। फिर आगे एक और क्रम बढ़ाएंगे, फिर एक बार और घुमा देंगे, धनु मकर कुंभ मीन को धनु पूर्व, मेषे च सिंहे धनु पूर्व भागे, इस तरह से एक श्लोक भी प्राप्त होता है। मेष सिंह और धनु ये जो है पूर्व दिशा के जो है अधिपति होते हैं ये राशियां, ठीक है। इस तरह से घुमाते रहना। ये तो ऐसा भी यहाँ अर्थ है समझना कि भाई चंद्रमा यदि मेष राशि में रहे तो चंद्रमा पूर्व का है, वृष राशि में है तो चंद्रमा दक्षिण का है, पश्चिम में जो है रहने के लिए उसको जो है मिथुन राशि का होना पड़ेगा। उसी तरह से फिर कर्क राशि का चंद्रमा है तो उत्तर दिशा में चंद्रमा है। इस तरह से यहाँ प्रागा दिशा इस तरह से लगाना है यहाँ पर, ठीक है। बाकी तो अन्य ग्रंथ में उपलब्ध होता है भाई, 9 ग्रह जो होते हैं वो नवग्रह जो है भिन्न भिन्न दिशाओं के अधिपति होते हैं, वो ग्रहों के क्रम में, किंतु राशियां जो है भिन्न भिन्न दिशाओं में रहते हैं। तो राशियां भिन्न भिन्न दिशाओं के अधिपति होते हैं। तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि पूर्व दिशा का स्वामी है, ठीक है। और इसी तरह से वृष राशि और कन्या राशि और मकर राशि दक्षिण दिशा का अधिपति है। इसी तरह से जो है मिथुन राशि, तुला राशि, 5 6 7 8 5 6 7, हाँ ठीक है, तुला राशि और 11वां नंबर का राशि कर्कट राशि, ये 3 राशियां जो है पश्चिम दिशा के अधिपति हैं। और बाकी जो बचे हुए हैं, बाकी बचे हुए जो हैं, कौन कौन बच गया, कर्क बच गया 4 8 12, यही ना, 4 8 12 अर्थात 4था नंबर का कर्क, 8वां नंबर का वृश्चिक और 12वां नंबर का मीन राशि जो है ये जो है उत्तर दिशा के अधिपति हैं। तो इस तरह से हमारा 2 पाद पूर्ण हुआ। अब जो है तृतीय पाद में यहाँ पर होरा के बारे में वर्णन कर रहे हैं। होरा कुंडली जो हम बनाते हैं किस तरह से बनाया जाता है, कह रहे हैं कि यदि अयुजी, यदि विषम राशि में कोई ग्रह है तो उसको उसके होरा को कैसे रखेंगे, तो भाई 15, क्योंकि राशि के अर्धभाग को होरा कहा जाता है, तो 15 अंश के अंदर का होगा विषम राशि में, तो शुरू में सूर्य के होरा में वह ग्रह होगा। मार्तंड इंदोह अयुजी आया ना,
हो रे, ऐसा लगाना। मार्तंड इंदो अर्थात शुरुआत के 15 अंश के अंदर का होगा तो वो सूर्य के होरा में रहेगा। फिर बाकी 15 अंश से ऊपर 30 अंश के अंदर का वह चंद्रमा के होरा में जाएगा, वह विषम राशि का होरा होगा। तो होरा कुंडली बनाते समय ध्यान रखना, जिनको ग्रह स्पष्ट वगैरह मालूम है उनके लिए ये थोड़ा सा पल्ला पड़ेगा, अन्यथा उनके निमित्त संदेह हो सकता है। तो वो लोग थोड़ा सा ग्रंथ का सहारा लेकर के देख करके इसको समझेंगे, अन्यथा किसी से समझने का प्रयास करेंगे प्रैक्टिकली। और आगे सम राशियों में पहले चंद्रमा का होरा आएगा। सम राशियों में, सम राशि में यदि कोई ग्रह है बैठा हुआ और शुरुआत के 15 अंश के अंदर का होगा तो उसका होरा जो है पहले चंद्रमा का होरा होगा, फिर बाकी 15 अंश तक, फिर बाकी 15 से ऊपर वह जो है सूर्य के होरा के कैटेगरी में आ जाएगा, सूर्य के होरा के अंदर आएगा। इस तरह से होरा कुंडली का निर्माण होता है। इस बारे में भी यहाँ आचार्य वराहमिहिर तृतीय पाद में स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। फिर हम लोग चौथे पाद पर जा रहे हैं, जिसमें दृष्काण कुंडली के बारे में बताया गया। दृष्काण कुंडली कैसे हम लोग विचार कर सकते हैं, दृष्काण कुंडली कैसे बनाते हैं, तो कह रहे हैं दृष्काण में तो एक तो राशि का 3 भाग किया गया है। तो कह रहे हैं दृष्काण कुंडली बनाते समय स्वभवन दृष्काण शिव दृष्काण होते हैं, कह रहे स्वभवन अपने दृष्काण का अधिपति स्वयं होता है। भाई जो ग्रह जिस राशि में है, अगर शुरुआत के 10 अंश के अंदर का होगा तो वो दृष्काण कुंडली में स्वगृह मतलब जिस राशि में उसी राशि में बैठेगा, ठीक है, स्वभवन में बैठेगा। जैसे मेष राशि में जो है सूर्य है, तो मेष राशि में है लेकिन 10 अंश के अंदर का होगा तो दृष्काण कुंडली में मेष ही में बैठेगा। किंतु यदि जो है यदि 10 से ऊपर और 20 के अंदर में है तो कह रहे हैं सुत, उससे पंचम, तो उससे मेष से पंचम कौन हुआ, सिंह राशि में बैठ जाएगा दृष्काण कुंडली में। फिर स्वभवन सुत हो गया दूसरा भाग, अर्थात 100 से पंचम में जाएगा। 1, 5 और 9वें नंबर में चला जाएगा। फिर अपने घर से जहां बैठा हुआ है, जहां ग्रह स्पष्ट में जिस राशि में ग्रह है, जो ग्रह है वहां से 9वें भाव में चला जाएगा यदि तृतीय दृष्काण में जाएगा। तो यदि सूर्य अब मेष में है तो यदि 10 अंश के अंदर का होगा तो स्वभवन में रहेगा मेष ही में, और यदि 20 अंश के अंदर का होगा 10 से ऊपर तो सुत अर्थात पंचम में अर्थात सिंह राशि में चला जाएगा। फिर वही यदि 20 अंश से ऊपर एक अंश मतलब एक कला भी यदि ऊपर चला जाएगा 20 अंश के ऊपर, तो फिर वो त्रित्रिकोण का तात्पर्य है, त्रिकोण शब्द से तो केवल नव पंचम दोनों को लिया जाता है, लेकिन यहाँ त्रित्रिकोण का तात्पर्य 3 तियां 9वां वाला, 3 तियां त्रि है ना, तो त्रित्रिकोण का तात्पर्य है नवम भवन। तो नवम भवन अर्थात स्वयं से नवम भवन का अधिपति होता है वो दृष्काण में, अर्थात वह धनु राशि का अधिपति कहलाएगा, अर्थात धनु राशि में उसको रखा जाएगा सूर्य को। दृष्काण कुंडली में यदि मेष राशि का सूर्य है और एक 20 अंश से ऊपर का है तो उसको स्वयं से नवम में चला जाएगा, अर्थात मेष से नवम का होता है जो है धनु राशि में, ठीक है। यदि वही सूर्य यदि वृष राशि का होगा तो स्वभवन 10 अंश के अंदर का होगा तो वृष राशि में ही रहेगा दृष्काण कुंडली में भी। अगर 10 से ऊपर चला जाएगा तो सुत मतलब पंचम, वृष से पंचम कौन होगा, तो कन्या राशि में बैठ जाएगा। यदि 21 से ऊपर होगा तो फिर उससे अब नवम, वृष से नवम कौन होगा, मकर में चला जाएगा। तो इस तरह से दृष्काण कुंडली बनाया जाता है। तो दृष्काण कुंडली के बारे में भी यहाँ चतुर्थ पाद में वर्णन किया। तो इन्हीं सब चीजों के साथ में यह श्लोक पूर्ण हो रहा है। पहले यहाँ पर बहुत सारी चीजों को हम जान चुके हैं इस मंदाक्रांता छंद से युक्त इस 11वें श्लोक में। एक तो क्रूर सौम्य समझ लिए, फिर पुरुष स्त्री संज्ञा भी हमने समझ लिया राशियों का, फिर राशियां कौन राशि चर स्थिर और द्विस्वभाव वाले ये भी समझ गए। फिर पूर्वादि दिशाओं के स्वामी राशियां 3 होते हैं, 3 राशियां पूर्व के अधिपति, 3 राशियां दक्षिण के अधिपति दक्षिण दिशा के, 3 राशियां मिथुन पश्चिम दिशा के, 3 राशियां उत्तर दिशा के अधिपति, तो ये भी हम समझ गए। फिर आगे हमने होरा कुंडली कैसे बनाया जाता है ये भी हमने समझ लिया। 15 अंश का विभाजन करके विषम राशि में बैठा हुआ ग्रह होगा तो उसका 15 अंश के अंदर का मार्तंडा सूर्य का होरा, फिर आगे 15 से ऊपर का चंद्रमा का होरा रहेगा। सम राशियों में फिर वही उसी का उल्टा हो जाएगा, शुरुआत का 15 अंश तक चंद्रमा का होरा, बाकी बाद का सूर्य का होरा रहेगा। चंद्र भानु हो भानुवस्स हो रे,
फिर बाकी दृष्काण कुंडली में भी हम समझ गए, 3 भाग हमने कर दिया। प्रथम दृष्काण स्वयं का भवन होता है, स्वगृही स्वयं का भवन, जिस स्थान में वह ग्रह बैठा हुआ है। दूसरा दृष्काण होता है द्वितीय दृष्काण, स्वयं से पांचवां राशि, स्वयं के राशि से। फिर तृतीय दृष्काण होता है स्वयं से नवम राशि। इस तरह से हमने यहाँ समझ लिया है। इसी के साथ में आज का पाठ को हम यहीं विराम देते हैं। बाकी किसी को कुछ संदेह हो तो यहाँ पर हमसे प्रश्न कर सकते हैं।